गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता सहानी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोम। बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 में, जो कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में है, पिछली क्लास में मैंने आपको मेटाजोआ और प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बारे में बताया था। प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं और मेटाजोआ में मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय एनिमल्स आते हैं। और उनके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था कि प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, उनमें वो एक कोशिका अपने सभी सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा सभी तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के काबिल होती है और उस एक सेल के द्वारा ही बॉडी की सारी क्रियाएं पूरी की जाती हैं। और जो मेटाजोआ के एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उसके बाद मैंने आपको उनके फर्दर डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर हैं वो आगे चलकर भी बाइलेट्रिया रेडिएटा में डिवाइड होते हैं, यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं या रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और उनमें कौन कौन से फाइलम्स आते हैं। आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल जब उसका डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय विकास जब होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का विकास या डेवलपमेंट जब शुरू होता है वो एक कोशिका से होता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स प्रोटोजोन्स हैं ही एक कोशिकीय, और जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं या बहुकोशिकीय एनिमल्स भी हैं, उनमें भी सबसे पहले जो सेल बनती है वो सिंगल सेल होती है, जाइगोट, और फिर उसमें डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर या बहुकोशिकीय संरचना बनती है और फिर आगे डिफ्रेंशिएशन होकर उसका विकास होता है। तो इस तरीके से जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का डेवलपमेंट होता है, तो जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले डेवलप होते हैं और उसके बाद फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप होते हैं। और यही जो सारे चेंजेस होते हैं या अलग अलग तरह के लक्षण उनमें उत्पन्न होते हैं, यही उनके वर्गीकरण का आधार बनते हैं। उनको अलग अलग तरीके से या अलग अलग क्लास में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको उस आधार पर स्पेसिफिक कैरेक्टर में फाइलम में रख दिया। उसके बाद फर्दर उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं तो क्लास में डिवाइड कर। तो इस तरीके से इनके डेवलपमेंट के दौरान डिफरेंसेस आते जाते हैं। अब जैसा अभी मैंने कहा कि जब भी भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक कैरेक्टर आते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर वर्टिब्रेट्स की ही बात करें, तो वर्टिब्रेट्स की एक बात क्या है कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स तो हैं ही हैं, तो डेवलपमेंट के दौरान उनमें वर्टिब्रा तो बने ही सभी में, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद फिर उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे। अगर एम्फीबिया वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो वो एम्फीबिया में रखे गए हैं। अगर दूसरी तरह के रेप्टिलिया जैसे कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, इसलिए वो रेप्टिलिया में हैं। और अगर मैमल्स वाले कैरेक्टर्स आते हैं तो वो मैमल्स में हैं। तो इस तरीके से जनरल कैरेक्टर्स पहले डेवलप हो गए और फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए। अब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ से देखें तो इस तरीके से जो सबसे पहले कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स, वो है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनके शरीर का जो संगठन है वो किस प्रकार का है, किस तरह का शारीरिक संगठन है। तो ये अलग अलग तरह के शारीरिक संगठन होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय स्तर का संगठन। ये जो एनिमल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, जिस मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ में। तो ये सिंगल सेल एनिमल्स हैं, एक कोशिकीय और फ्री लिविंग हैं, और इनमें वो सारी क्रियाएं होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स या बहुकोशिकीय एनिमल्स में होती हैं।
तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल एक ही सेल होती है और वो पूरा उनका शारीरिक संगठन बनता है, यानी पूरी एक शरीर की तरह काम करती हैं और एक एनिमल की तरह होती हैं, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब ये जो एक कोशिकीय एनिमल्स हैं, इनमें सिंपल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और वो एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है और इसमें प्रोटोजोआ के सारे एनिमल्स आते हैं जो कि एक कोशिकीय हैं। अब इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया प्रोटोजोआ में, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, दूसरा सब किंगडम मैंने बताया था एनिमेलिया का, मेटाजोआ, जिसमें कि बहुकोशिकीय एनिमल्स आते हैं। तो ये बहुकोशिकीय तो हैं, मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन इनमें भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, सेल्स ज़्यादा हैं, और उनमें कुछ कुछ सेल्स जो हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी उनकी क्रियाओं के हिसाब से, कार्य के हिसाब से अलग अलग वो सेल्स अलग अलग कार्य करती हैं। तो ये वाले एनिमल्स पैराजोआ में आते हैं और इस पैराजोआ में एक ही फाइलम आता है पॉरीफेरा, जिसमें कि सभी स्पॉन्जेस आते हैं। तो इस पॉरीफेरा में भी क्या होता है कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स तो हैं, लेकिन उनमें आगे और कोई फर्दर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन एनिमल्स में जो डिवीज़न ऑफ लेबर है या ग्रुप ऑफ सेल्स है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, लेकिन वो सब मिलकर टिश्यू नहीं बनाती हैं। तो ये पैराजोआ जिसमें कि पॉरीफेरा आता है, उनमें भी सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगली तरह का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो है टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या इसे उत्तकीय स्तरीय बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, शारीरिक संगठन भी कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें की जो सेल्स हैं बॉडी की वो एक या दो परतों में अरेंज होती हैं और वो जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी एक जो पूरा ग्रुप है वो एक तरह का काम करता है। तो इस तरह की सारी सेल्स एक साथ मिलकर एक टिश्यू बना लेती हैं या उत्तक बना लेती हैं, और फिर इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या संगठन होता है वो टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तक स्तरीय शारीरिक संगठन कहलाता है। अब मेटाजोआ की जो दो ग्रेड बताई थी मैंने आपको, यू पैराजोआ और रेडिएटा और यू मेटाजोआ जिसमें आते हैं, ये इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और दो फाइलम्स इसमें आते हैं, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगली तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या अंग स्तरीय शारीरिक संगठन कहलाता है। मेटाजोआ के ही कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें कि अभी जैसा अभी मैंने बताया था कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, तो अब इन एनिमल्स में थोड़ा और एडवांसमेंट होता है और डेवलपमेंट हो जाता है कि कुछ टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ऑर्गन या अंग कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम अभी तक इनमें नहीं बना है, लेकिन हाँ अंग बन गए, ऑर्गन्स बन गए इनमें। और ये जो ऑर्गन्स हैं या जो अंग हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है या अंग स्तरीय शारीरिक संगठन कहलाता है। इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है जिनमें कि कुछ ऑर्गन्स बन गए हैं, जैसे कुछ फ्लेम सेल्स बन गई जो कि एक्सक्रीशन में मदद करती हैं इसको। तो इस तरीके से कुछ सेल्स मिलकर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इनमें बना लेती हैं। अगला है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या अंग तंत्रीय स्तर का शारीरिक संगठन। बाकी के जो जितने भी मेटाजोन एनिमल्स बचे उनमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनका शारीरिक संगठन, और उनके जो ऑर्गन्स बने थे कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं
जिसे कि अंग तंत्र कहते हैं या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र या सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक खास काम या पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें सारे ऑर्गन्स आ गए, इंटेस्टाइन आ गई और स्टमक आ गया, तो ये सब मिलकर, इसोफेगस आ गई, ये सब मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा, फ्लेम सेल्स हो गई, उनसे डक्ट बन गई या नेफ्रीडिया बन गए, तो ये सब मिलकर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लेंगे और वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर काम करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गन सारे मिलकर जो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या अंग तंत्र स्तरीय शारीरिक संगठन कहलाता है। ये जो एनिमल्स हैं ये बायलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसमें ग्रेड बायलेट्रिया के एनिमल्स आते हैं जिसमें कि फाइलम एस्केहेलमिन्थीस और उससे ऊपर के जितने भी फाइलम्स आते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो एस्केहेलमिन्थीस भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये जो सारे फाइलम्स हैं वो सब ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। यानी इन सभी ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर वो ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का शारीरिक संगठन पाया जाता है जो कि सेलुलर ग्रेड से लेकर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और फाइलम प्रोटोजुआ से लेकर कॉर्डेटा तक के एनिमल्स सब इनमें आते हैं।